गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स। मैं एकदम श्योर हूं कि यह नाम आपने न्यूज में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और मिडिल ईस्ट की जंगों में बार बार सुना होगा। आखिर कहां है गोलन हाइट्स? क्या है गोलन हाइट्स? यह जगह देख रहे हैं, मैप में देखिए। सीरिया और इजराइल के बॉर्डर के बीच की ये ऊंची जगह दिख रही है ना भैया, यही है गोलन हाइट्स। इसके नॉर्थ में सीरिया का दमिश्क, नीचे इजराइल की गलील घाटी और पश्चिम में जॉर्डन नदी। यह इलाका इतना स्ट्रेटजिक है कि मिडिल ईस्ट की हर बड़ी जंग में इसका नाम आता ही आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर यह इलाका इतना अहम क्यों है? यहां क्या सोना उगता है, या तेल की नदियां बहती हैं, या यूरेनियम या रेयर अर्थ मेटल्स का समुद्र है क्या यहां पर? क्यों इसके लिए देश आपस में एकदम लड़कर मरे जा रहे हैं? दूसरा सवाल, आखिर गोलन हाइट्स किसका है, सीरिया का या इजराइल का? और क्यों सुपर पावर देश भी इस छोटे से पठार पर नजर गड़ाकर बैठे हैं? स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, साल था 1967। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया तीनों देशों ने इजराइल को घेरने की तैयारी कर ली थी और शुरू हुआ था 5 जून 1967 को 6 डे वॉर। एक तरफ 3, दूसरी तरफ अकेला 1। नतीजा क्या होना चाहिए था? 3 बनाम 1 की लड़ाई में जीत तो 3 की होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन हुआ इसका उल्टा। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने जिसको चूहे की दुम समझा, वो निकला काला नाग। ये तीनों गए थे इजराइल से जमीन छीनने, खुद अपनी लुटाए। छोटे से इजराइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। इजराइल ने अरबी देशों को बता दिया कि और कुछ बड़ा हो या ना हो, लाइफ में जज्बा बड़ा होना चाहिए। इजराइल ने जंग के शुरुआती 4 दिनों में मिस्र और जॉर्डन को निपटा दिया था। लेकिन इसके बाद 9 जून को इजराइल ने अपना ध्यान नॉर्थ की तरफ घुमाया। क्या था नॉर्थ में? सीरिया का गोलन हाइट्स। इजराइल गोलन हाइट्स पर हर हाल में अपना झंडा गाड़ना चाहता था। लेकिन असली सवाल है, क्यों? आखिर क्यों इजराइल के लिए गोलन हाइट्स जरूरी था और जरूरी है? गोलन हाइट्स पर आखिर हक किसका है? देखिए, गोलन हाइट्स पर हक किसका है, यह जानने के लिए इतिहास के झरोखों में देखना होगा। दोस्तों, गोलन हाइट्स की कहानी एक जबरदस्त सफर है जो हजारों साल पहले शुरू होती है। प्राचीन काल में यहां पर इजराइल के पुराने राजवंशों और अराम दमिश्क के बीच कई युद्ध हुए। अराम दमिश्क मतलब दमिश्क का राजा। लगभग 953 ईसा पूर्व से लेकर 586 ईसा पूर्व तक यह जमीन कभी इजराइल के कब्जे में आई तो कभी दमिश्क के। समय बदलता गया और इस जगह पर 332 ईसा पूर्व में उसका भी झंडा लहराया, जिसे दुनिया कहती थी अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर भी अमर नहीं था। उसकी मौत के बाद गोलन हाइट्स आया सेल्यूसिड साम्राज्य के कंट्रोल में। लगभग 2 सदियों तक यानी करीब 200 साल सेल्यूसिड राजाओं का यहां दबदबा बना रहा। फिर दुनिया ने देखा एक और शक्तिशाली साम्राज्य, रोम। रोमन साम्राज्य के हेरोड द ग्रेट ने यहां तक अपना राज्य फैलाया और फिर ऑगस्टस सीजर ने इस क्षेत्र को हेरोड फिलिप प्रथम को सौंप दिया। यह वो समय था जब गोलन हाइट्स की राजधानी गामला हुआ करती थी। यहां यहूदी लोगों के लिए एक मजबूत शहर और एक प्राचीन सिनेगॉग यानी यहूदी उपासना स्थल भी था। बाद में रोमन सम्राट कैलिगुला ने इसे हेरोड एग्रिप्पा को दे दिया, लेकिन उनके मरने के बाद यह फिर से सीरिया प्रांत में चला गया।
लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोमन्स ने कभी इसे सीरिया का हिस्सा बनाया तो कभी फिर से इसे छोटे राजाओं के हाथों सौंपा। समय की धारा बहती रही। फिर आया बैजेंटाइन साम्राज्य, उसके बाद उम्मयद और अब्बासिद खलीफा। ये सब आते रहे और गोलन हाइट्स को अपने अपने समय में नियंत्रित करते रहे। लेकिन 16वीं सदी में, यानी लगभग 1516 में, एक नई ताकत ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और ये थे उस्मानी, यानी ऑटोमन तुर्क। उस्मानियों ने इन पहाड़ों पर लगभग 400 साल राज किया। उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन और पूरा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस्मानी शासन के समय यहां जमीन के कानून बहुत सख्त थे। विदेशी या यहूदी लोगों को यहां बसने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ यहूदी लोगों ने कोशिश की। रोथस्चाइल्ड जैसे विदेशी धनवानों ने जमीन खरीदनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी बस्तियां बसाई गईं, पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। आखिरकार पहला विश्व युद्ध हुआ, उस्मानी हार गए और उनका साम्राज्य बिखर गया। अब आई बारी एक नए दौर की। 1920 के बाद लीग ऑफ नेशंस के द्वारा जब मिडिल ईस्ट को फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बांटा गया, तो गोलन हाइट्स को 1923 में फ्रेंच मैंडेट ऑफ सीरिया में इसे शामिल कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब गोलन हाइट्स फ्रांस की देखरेख में था, लेकिन असल नियंत्रण फ्रांस द्वारा संचालित सीरिया के पास ही था। यानी 1940 के दशक तक इस पठार पर सीरिया का पूरा नियंत्रण था। 1941 तक सीरिया ने फ्रांस से आजादी ले ली और गोलन हाइट्स भी सीरिया का हिस्सा बन गया। दोस्तों, 1948 तक गोलन हाइट्स पर सीरिया का पूरा दबदबा था। फिर इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी और समस्या की शुरुआत हुई यहीं से। जैसे ही इजराइल का जन्म हुआ, इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब मैप में देखिए, उस समय सीरिया और इजराइल की बॉर्डर गोलन हाइट्स से ही गुजरती थी। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा पठार जहां खड़े होकर आप दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं, उसके शहरों, गांवों और यहां तक कि उसके फौजी ठिकानों तक पर। यही वजह है कि गोलन हाइट्स को मिडिल ईस्ट की आंखें कहा जाता है। यहां से इजराइल का लगभग 1/3 हिस्सा साफ साफ दिखता है। माउंट हर्मन की ऊंचाई से तो आप सीधे दमिश्क तक देख सकते हैं, जो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। यानी इस ऊंचाई को कंट्रोल करना मतलब दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना। इजराइल के लिए यह इलाका एक खतरे की तरह था, क्योंकि इसकी ऊंचाइयों से सीधा इसके निचले हिस्सों, यहां तक कि सी ऑफ गलील तक पर नजर रखी जा सकती थी। पहली अरब इजराइल जंग में सीरियाई सैनिकों ने गोलन हाइट्स की ऊंचाई का फायदा उठाकर इजराइल पर बम बरसाए थे, गोलियां चलाई थीं और एक चुनौती बना दिया था। और यहीं से गोलन हाइट्स बन गया इजराइल का महालक्ष्य। दोस्तों, हमारी कहानी वापस आती है 6 डे वॉर की तरफ। 9 जून को इजराइल ने अपना ध्यान नॉर्थ की तरफ घुमाया था और निशाने पर था गोलन हाइट्स। उस वक्त सीरियाई सेना यहां तैनात थी और यहां सीधा हमला करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इजरायली सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सीरियाई डिफेंस लाइंस को तोड़ दिया। मेजर जनरल डेविड एलेजर की कमान में इजरायली टैंक और इन्फेंट्री 24 घंटे से भी कम समय में सीरियाई जमीन पर अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हुए। 10 जून 1967 को जंग खत्म हुई और नतीजा साफ था। इजराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। लगभग 1150 स्क्वायर किलोमीटर का यह इलाका अब इजराइल के कंट्रोल में था। युद्ध के बाद सीरियाई आर्मी पीछे हट गई और हजारों सीरियाई परिवारों को यह इलाका छोड़ना पड़ा। यहां सिर्फ कुछ सीरियाई द्रूज गांव ही बाकी बचे, अधिकतर इलाका खाली हो गया। इस जंग ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। इसमें इजराइल ने सिर्फ गोलन हाइट्स ही नहीं, बल्कि मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और जॉर्डन से वेस्ट बैंक भी कब्जे में ले लिया। लेकिन गोलन की अहमियत सबसे ज्यादा थी, क्योंकि यह इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। अब दुश्मन इस ऊंचाई से इजराइल पर हमला नहीं कर सकता था। हालांकि सीरिया ने हार नहीं मानी। 1973 में फिर से एक बार युद्ध किया। नाम था योम किपुर वॉर। इसके दौरान सीरियाई सेना ने गोलन को वापस लेने की कोशिश की। अचानक हमले हुए। कुछ वक्त के लिए सीरिया ने कुछ गांवों पर कब्जा कर भी लिया, लेकिन इजराइल ने जवाबी हमला कर गोलन हाइट्स पूरा वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1934 में यहां एक बफर जोन बना दिया और UNDOF यानी यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स तैनात किया, ताकि दोनों देशों के बीच शांति हो। लेकिन इजराइल तो इजराइल है। 1981 में इजराइल ने एक तरफा कानून पास कर दिया, गोलन हाइट्स लॉ। कानून पास करके इजराइल ने इस इलाके को अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी इसे सीरिया की जमीन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और ज्यादातर देश इजराइल के इस कब्जे को अवैध मानते हैं। लेकिन 2019 में अमेरिका ने पहली बार इसे इजराइल का हिस्सा मान लिया।
लेकिन क्या गोलन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ही इसे इजराइल के लिए खास बनाती है या कोई और वजह भी है? जी हां, एक वजह और है और यह है पानी। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, मिडिल ईस्ट का एक सूखा तपता हुआ इलाका और उसके बीचों बीच बसी एक ऐसी जगह जिसे लोग वाटर टावर ऑफ द मिडिल ईस्ट कहते हैं। यही वाटर टावर है गोलन हाइट्स। सीरिया के दक्षिण पश्चिम में बसा यह इलाका एक प्राकृतिक किला है। इसके उत्तर में बर्फ से ढका माउंट हर्मन है, पश्चिम में चमकती हुई सी ऑफ गलील है और दक्षिण में बल खाती हुई यार्मुक रिवर। एक तरफ यह पठार आराम से सीरिया की मैदानी जमीन में ढल जाता है, दूसरी तरफ यह अचानक खड़ी चट्टानों में बदलकर सीधा सी ऑफ गलील तक उतर आता है। और दोस्तों, यही खड़ी चट्टानें इजराइल के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करती हैं, एक ऐसा सिक्योरिटी कवच जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। अब इसके आकार पर गौर करिए। करीब 1800 स्क्वायर किलोमीटर का यह पठार, जिसमें से 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। इसकी लंबाई लगभग 65 किलोमीटर, चौड़ाई 12 से 25 किलोमीटर और ऊंचाई औसतन 1000 मीटर है। और सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट हर्मन 2814 मीटर ऊंचा। वहां खड़े होकर आप दूर तक फैले इजराइल के निचले इलाकों को ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी ऊंचे वॉच टावर से देख रहे हों। और हां, यह सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है दोस्तों, यह पठार बना है ज्वालामुखीय चट्टानों से और यहां आपको मिलेंगे पुराने ज्वालामुखियों के क्रेटर जैसे बिरकतराम। ज्वालामुखीय चट्टानों के कारण ही यहां की मिट्टी बेहद उपजाऊ है और अंगूर जैसे फल यहां खूब होते हैं। यहां तक कि वाइन भी यहां बनाई जाती है। मौसम भी यहां मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंचाई पर यहां बर्फ पड़ती है, नीचे गर्माहट बनी रहती है। हर साल यहां होती है 900 से 1300 mm तक बारिश। सोचिए, एक ऐसे सूखे इलाके में इतनी बारिश। यही तो वजह है कि गोलन हाइट्स को कहा जाता है वाटर टावर ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब आती है सबसे बड़ी बात, पानी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में पानी ही असली पावर है। इजराइल अपनी पानी की जरूरतें पूरी करता है सी ऑफ गलील से। इस झील से ही पूरा इजराइल पीने के पानी, खेतों की सिंचाई और औद्योगिक सप्लाई की जरूरतें पूरी करता है। और गोलन से निकलने वाली नदियां जैसे बनियास, हसबानी और डैन मिलती हैं जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गलील। मतलब साफ है, जो गोलन हाइट्स कंट्रोल करेगा वो इजराइल की पानी की नलियां कंट्रोल करेगा। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इजराइल का लगभग 1/3 पीने का पानी गोलन हाइट्स से आता है। तो सिर्फ ऊंचाई या मिलिट्री एडवांटेज की बात नहीं, पानी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। अगर यह पठार सीरिया के हाथ में होता तो इजराइल के पानी की सप्लाई पर सीधा खतरा हो सकता था। यही वजह है कि इजराइल गोलन हाइट्स से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो दोस्तों समझिए, यह पठार सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, यह पानी का साम्राज्य, सिक्योरिटी की गारंटी और पॉलिटिक्स का गेम चेंजर है। और यही वजह है कि इजराइल गोलन हाइट्स को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।